चलिए, तो आज हम लोग, कल हमने बैंक रिकंसिलेशन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ा था। आज हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो तीसरा पार्ट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय, स्पेशली यूएस गैप के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब आप यूएस गैप से बनाते हैं तो बेसिकली उसमें दो मेथड्स होती हैं। एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। तो यहां हम कोई कैश फ्लो बनाना नहीं सीखेंगे, हम तो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इसमें कि कहां आपको कुछ टेक्निकल चीजें जो है उसमें इश्यूज आते हैं, उसके बारे में हमने यहां पर आज डिस्कस करना है। तो वन मेथड इज डायरेक्ट मेथड और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट मेथड। तो बेसिकली दोनों मेथड में सबसे बड़ा डिफरेंस, जो इनडायरेक्ट मेथड है वो नेट इनकम को कैश का इनफ्लो मानती हैं। और नेट इनकम कहां से निकालते हैं, उसके लिए हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है। तो इनकम स्टेटमेंट में सारी इनकम और एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद जो नेट इनकम आती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, नेट कैश इनफ्लो। अगर प्रॉफिट है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश। और सर अगर लॉस है तो हम उसको आउटफ्लो ऑफ कैश कंसीडर करते हैं। ये बात आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी। डायरेक्ट मेथड, सिंप्लीफाई मेथड, यहां पर कोई नेट प्रॉफिट का कंसीडर नहीं, नेट प्रॉफिट को इनफ्लो आउटफ्लो नहीं मानते। सो डायरेक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि डायरेक्ट मेथड में कैश कलेक्शन, किन किन सोर्स से आपको कैश का कलेक्शन हो रहा है और कैश का एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन या यूज कह लीजिए, या पेमेंट, कि कहां कहां आप क्या करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं। सो डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको कई बार डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता कि कैश कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, या कैश पेमेंट मेड टू सप्लायर। तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है सर, कैश कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल और कैश पेमेंट मेड टू सप्लायर, क्योंकि ये हमारा कैश का पेमेंट है और कलेक्शन जो हम करते हैं वो बेसिकली हमारे अकाउंट रिसीवेबल से करते हैं। तो एक स्क्वीज मेथड बोलते हैं इसको यूएस गैप में, कि जिसमें कि आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना होता है। सो हम यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जिसमें कि एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट भी आएगा। कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है, इसीलिए वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन कैश फ्लो बनाते समय कई बार वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के थ्रू क्या करते हैं, कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल या सप्लायर से उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहां पे मैं 3 अकाउंट बना रहा हूं छोटे छोटे, ताकि तीनों अकाउंट्स में हम उसका रिलेशन समझ सकें। एक मैं अकाउंट बना रहा हूं अकाउंट रिसीवेबल का, और एक अकाउंट बना रहा हूं अकाउंट पेबल का, और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो एक स्टॉक अकाउंट भी कई बार मुझे बनाना पड़ सकता है। वो क्यों बनाना पड़ सकता है उसको अभी हम समझेंगे। तो हम एक छोटा सा फॉर्मेट डिजाइन कर लेते हैं, टी शेप अकाउंट बना लेते हैं।
ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल का फॉर्मेट मैंने एक तरीके से बना लिया। और अब हम ऑब्जर्व करेंगे सर कि यहां पर हमें ये मैंने अकाउंट रिसीवेबल का एक फॉर्मेट बना लिया। डेबिट क्रेडिट हम लिख लेंगे कि सर डेबिट और क्रेडिट में जनरल एंट्रीज को भी हमने यहां पर समझना और बैलेंसिंग फिगर निकालते हुए हमने वो सारी चीजें यहां पर करनी है। अब अकाउंट्स पेबल की भी जरूरत क्यों पड़ रही है साथ में, उसको भी हम अभी समझेंगे। ये अकाउंट्स पेबल हो गया और एक में स्टॉक अकाउंट भी सिंपलीफाई वे में इधर बना लेता हूं। ये मेरे 3 फॉर्मेट मैंने बना लिए कि मेरे पास अगर 3 अकाउंट होते तो मैं 3 अकाउंट से कई बार, तो आप सभी वेरी मच अवेयर होंगे कि सर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड रहता है, टू बैलेंस ब्रॉक फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन लिख लीजिए। तो यहां आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और यहां आपका क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो अकाउंट्स पेबल का क्रेडिट साइड आएगा। और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो हम इस तरफ लिखेंगे। इसी तरीके से इन्वेंटोरी जो है हमारी एसेट होती है, टू बैलेंस और बाई बैलेंस। ये अकाउंट बनाने का पर्पस ये है कि कई बार आपको कोई इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग होगी सो आपको इस अकाउंट को बनाते अगर आता होगा इन तीनों अकाउंट का। वैसे बगैर अकाउंट बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो लॉजिक समझना है। लॉजिक अगर पहले समझ लेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट तो वेरी इजीली हो जाता है। सो अकाउंट रिसीवेबल में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब जो भी क्रेडिट सेल्स करते हैं आप, ऑब्वियस सी बात है, टू सेल्स। अब यहां आपको सेल्स का फिगर चाहिए। लेट से हमारे पास ओपनिंग फिगर थे 75,000 हमारे ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल थे और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल। सो क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल लेट से 1 लाख है। 1 लाख के हमें क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल गिवन है। ये मैंने यहां पे जस्ट ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में यहां पे लिख रहा हूं। इसी तरीके से मैं अकाउंट्स पेबल के भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को लिख ले रहा हूं। सपोज दैट 80,000 मेरे अकाउंट्स पेबल का बैलेंस था और 90,000 मेरे अकाउंट्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस था। अब सर स्टॉक अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है? अगर आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक गिवन है तो आप इस तरफ लिख लेंगे। लेट से ओपनिंग बैलेंस आपके पास 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस भी लेट से आपके पास 1,75,000 आपके पास गिवन है। ये मैंने सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग चारों तरफ लिख लिए। थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूं ताकि आप सभी को दिख सके। सो मेरे पास इतने सारे अकाउंट्स, 3 अकाउंट मैंने बना लिए हैं। सो सर अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल के हमने क्लोजिंग और वो बैलेंस लिख लिए। सबका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें सामने ही दिख रहा है कि
हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल। सो अब कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको परचेज गिवन हो सकती है कि लेट से हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है 75,000 की मैंने परचेज की है, और लेट से वो परचेज पूरी क्रेडिट में। तो आपको केवल परचेज दी हुई है क्रेडिट में 75,000, और आपको अगर पेमेंट टू सप्लायर निकालना हो तो अल्टीमेटली कैसे निकाल सकते हैं? अगर सिंपल आपसे पूछा जाए, पहले तो देखें बाकी सब बच्चों को में से किसी को ये छोटा मोटा नॉलेज है भी कि नहीं, कि अगर मैं आप लोगों में से पूछूं कि पेमेंट टू सप्लायर कितना होगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, या क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने कि आपको परचेज ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई है और आपको दिया जाए कि परचेज हमने करी 75,000 में क्रेडिट में, पेमेंट टू सप्लायर कितना है यहाँ पे, अगर वही निकालना हो कैश फ्लो बनाने के लिए। चलिए आप अपने अपने आंसर दीजिए सभी, मुझे देखना क्लास में बाकी बच्चों को कुछ पता भी है कि नहीं थोड़ा बहुत, तो और हम ताकि बिगिनिंग लेवल से चले जाएं। बस 2 ही बच्चों को पता है, ये कमाल की बात नहीं है कि हमने एक सिंपल सा अकाउंट पेबल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, और हमने एक परचेज क्रेडिट लिखी है, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर पेमेंट टू सप्लायर कितना है, 85,000 और बाकी सब लिटरली आप में से कम से कम 15 से 16 बच्चों को ये बात ही नहीं पता है कि इसमें हमने पेमेंट सप्लायर को कितना किया है। तो आप सोचिए कि आपको सीपीए बनना है, तो ये तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है और आना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए। 65,000, तो चलिए, तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने यहां पे परचेज करी है, तो बाई परचेज तो सर परचेज की है हमने 75,000, और अब इसका मतलब 80,000 का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस थी, परचेज हमने की 75,000 की, तो ड्यूरिंग द ईयर टोटल हमें सप्लायर को पेमेंट करना है 75 करके 1,55,000, उसमें से अभी हमारा क्लोजिंग बैलेंस 90 बचा हुआ है, इसका मतलब बाकी का पेमेंट हमने उनको कर दिया। तो 85 वाले बच्चे कौन है और 65 वाले बच्चे कौन है? आप देख लीजिए, 85 जिन्होंने लेकर आया, दे नीड टू थिंक अबाउट कि वो 85 कैसे लेकर आए। तो बाकी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो अब आपको जब कैश फ्लो बनाना होगा तो आपको वो ये थोड़ी बोलेंगे कि यहां से निकलेगा, तो वो तो बुक्स में तो फॉर्मेट दे दिया उन्होंने कि ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कैश बैलेंस। तो ये तो मैंने आपको अकाउंट्स बना के बता दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर यहां पर हमें, आपको तो बुक में ऐसे दिया हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस 80,000, आपको ओपनिंग बैलेंस 80,000 गिवन है, और आपको उसके बेसिस पे निकालना है। $80,000 ओपनिंग बैलेंस गिवन है सर, ऐड कर दीजिए उसमें परचेस। सो परचेस कितना हुआ 75, और यहां पर अगर लेस पेमेंट कर देंगे तो या तो अभी फॉर्मेट को याद रख लीजिए, तो पेमेंट हमें निकालना था, तो हमने यहां पे क्या कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस। इसमें किसी को जो 85 दे रहे हैं वो उन्होंने कैसे 85 लेकर आए, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं। टोटल तो मिस्टेक नहीं है ना, 80 और 75, 155 माइनस 90। तो हमने ये क्या निकाल लिया, पेमेंट टू सप्लायर निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको अकाउंट्स पेबल में से अकाउंट पेबल का अकाउंट बनाकर या स्टेटमेंट बनाकर आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट टू सप्लायर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब
सर अल्टीमेटली ये जो 75,000 की परचेस थी, तो ये अकाउंट्स पेबल में क्रेडिट हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्टॉक अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा हमें। इसका एक दूसरा इंपैक्ट कहां है, ये हमारा स्टॉक अकाउंट था ना, लॉजिक से चलना है क्योंकि हमें। तो सर स्टॉक अकाउंट में सीधे आ गए टू अकाउंट्स पेबल। मैं यहां इस बैलेंस को इस तरफ लिख लूं ना। 1 लाख की मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था, मैंने 75,000 की परचेज की है। ठीक है, 1,75,000 की मैंने परचेज की हुई, और मान के चलिए मेरा यहां पे क्लोजिंग स्टॉक को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, तो मैंने मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या किया है, चेंज किया। और मैं अगर ये नीचे एक पॉइंट डाल दूं, जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्वेश्चन दिया हुआ इसलिए करा रहा हूं, 20% ऑन सेल्स है। यहां पे देखो मैंने वर्ड लिखा सेल्स, बड़े ध्यान से देखना, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और ये कलर भी चेंज कर दिया। मुझे जरा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बता सकता है कोई, कि मुझे मेरे अकाउंट रिसीवेबल से पेमेंट कितना मिला होगा, ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होती तो। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मेरी जो सारी सेल है वो क्रेडिट पे सेल है, कैश सेल्स कुछ है ही नहीं। और मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि जीपी 20% ऑन सेल्स है, और मुझे मेरे कस्टमर से कितना पैसा रिसीव हो गया होगा, कलेक्शन फ्रॉम द अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, ये किसी बुक में बताया नहीं है ऐसा, लेकिन क्वेश्चन है। आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट करने जाएंगे 16 नंबर का चैप्टर, तो आपको इस टाइप के डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन दे देंगे वो, कि भले करिए, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बिकॉज इट इज यूएस चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो वो सोचते हैं कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पे ही पढ़ा हुआ है। $1,20,000 अक्षिता। एक ही आंसर आया, बाकी सब वैसे मुझे 1,20,000 गलत लग रहा है, बट स्टिल तुमने आंसर दिया, ठीक है, कोशिश की है। हो भी सकता है सही, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया। मैं तो इंतजार कर रहा हूं बाकी बच्चे क्या सोच रहे हैं, और एटलीस्ट वो बच्चे जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो क्या सोच रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जो शाम के 9 बजे के बैच में जिनका पूरा फार कंप्लीट हो गया है, वो भी अगर सोच रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है कि सोच रहे हैं। अवतार सिंह जी, अशद, इश, प्रवनीत, सत्यम, तुमको भी बताना चाहिए, श्रीषा तुमको भी बताना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपने अगर प्रैक्टिस वगैरह करना शुरू कर दी है तो। मैंने तो क्या पूछा आपसे, सिंपल, कि यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल है। तो सर सबसे पहले हमें यह तो पता हो कि सेल 20% ऑन सेल है, तो छोटा सा एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको सभी को पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल आता है। ठीक है सर, ये सेल आता है। तो क्वेश्चन में सीओजीएस तो निकालेंगे, हमारे पास स्टॉक अकाउंट दिया है, स्टॉक। तो सर 1,00,000 रुपए की पहले से पड़ी हुई थी गुड्स हमारे पास पहले से 1 लाख का था, 75 का आया है। तो 1,75,000 का हो गया, इस 175 में से 75 का बैलेंस बचा, इसका मतलब बाकी कहीं ना कहीं सीओजीएस होगा। तो ये हो गया बाई सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 + 75 इज इक्वल टू 175 माइनस 75 इज इक्वल टू 1 लाख। अब इस सीओजीएस में अगर जीपी जोड़ दिया जाए तो अल्टीमेटली सेल निकल आएगी। तो सर सीओजीएस तो 1 लाख है, बट प्रॉफिट 20% ऑन सेल है। जल्दबाजी करेंगे तो सीधे 20%, जैसे अक्षता ने 20% इसके ऊपर निकाल लिया है, 20% ऑन सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर जबकि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर दिया, सेल्स क्वेश्चन में नहीं है, तो उसको एक्स मान ले, तो 0.20x इज इक्वल टू एक्स। तो इतने इक्वेशन को सॉल्व करें, इतना सबको आता ही होगा। 1 लाख डिवाइडेड बाई 0.2x से डिवाइड किया तो 0.8, राउंड फिगर में नहीं आना चाहिए, देखें क्या आता। तो 1,25,000 की मेरी क्रेडिट सेल्स हो गई। तो ये अल्टीमेटली क्रेडिट सेल्स अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट होती है सर, क्रेडिट सेल्स। तो 1,25,000 क्रेडिट सेल्स थी, तो सर ओपनिंग बैलेंस अगर 75 है, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स हमारी 125, और अगर क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, इसका मतलब कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर कितना हो गया होगा? $1 लाख। और कोइंसिडेंटली अनफॉर्चुनेटली कहें कि किसी भी स्टूडेंट ने इस बात का आंसर नहीं दिया, 68750 जीपी। तो यहां पर इस तरीके से देखिए हमने एक लिंक बिठाते हुए सारी चीजों को परफॉर्म किया कि अल्टीमेटली तीनों अकाउंट आपस में कई बार इतने कनेक्टेड होते हैं कि आपको एक दूसरे अकाउंट की हेल्प से कलेक्शन और वो निकालना पड़ सकता है। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में सीधे सेल्स आती है, तो सेल्स अल्टीमेटली स्टॉक से, सर ओपनिंग पड़ा था प्लस क्लोजिंग है, तो इसका मतलब बाकी कहीं ना कहीं बेच दिया है। तो सीओजीएस में जीपी जोड़ दें तो सेल आ जाती है, तो सेल लिख दी, सेल प्लस ओपनिंग क्लोजिंग है। तो इस बैलेंस को, जो ये बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। और इसको ये लोग क्या बोलते हैं? स्क्वीज, क्या बोलते हैं? तो इस तरीके से आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ सकता है? कलेक्शन फ्रॉम दी अकाउंट रिसीवेबल और पेमेंट टू सप्लायर का कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड में करना पड़ सकता है। और लेकिन वहां आपको ऐसे अकाउंट बना के बुक्स में नहीं समझाते, यूएस वाले इतना डिटेल नहीं समझाते, वो मानते हैं कि आप यू आर ऑलरेडी अवेयर। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी रिव्यू प्रोवाइडर्स कंपनी होती है, चाहे ग्लैम हो, बेकर हो, सभी लोग बोलते हैं सीपीए ज्वाइन करने से पहले वो आपका टेस्ट लेते हैं कि आप में एक स्किल है या नहीं है। एक स्किल मास्टर टेस्ट होता है, देखना जब आप सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हैं, वो तो आपके बिहाफ पे मैं कर देता हूं यहां से, क्योंकि तो पहले जब एक नया रिव्यू प्रोवाइडर्स कोई डायरेक्टली अगर वेबसाइट से खरीदे तो वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर चालू ही नहीं करते, वो पहले आपसे पूछते हैं कि आप में स्किल है कि नहीं है सीपीए बनने की, कि आप बेसिक फंडामेंटल कितना अच्छा अंडरस्टैंड, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं पहले, और उस क्वेश्चन को कराने के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं कि यार इस बच्चे को ये पता है, इस बच्चे को ये पता है, इस बच्चे को ये पता है। स्टार्टिंग में ही होता है। तो क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्जाम है, ऐसी छोटी मोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो अब पता चल गई, इसीलिए मैं एडवांस लेवल के और बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज कराता हूं। तो आपको बुक्स में ऐसा कहीं भी अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल का अकाउंट बनाकर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सर यहां से रिसीवेबल और यहां से पेबल निकलते। तो ये तो हमने एक अकाउंट बना लिया, अकाउंट रिसीवेबल और पेबल का। किसी को इसमें कोई डाउट? चलिए सो हम अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो कैश फ्लो में सर जब डायरेक्ट मेथड बनाते हैं तो कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर और पेमेंट टू सप्लायर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कई बार इंफॉर्मेशन मिसिंग होंगी, और सर ये बात हम कहां पढ़ने को मिलेगी हमें, हम आपको चैप्टर का नाम बता देते हैं। तो सर इस तरीके से हमें अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल को तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है कि आपको एग्जाम में कोई रफ कागज लेकर आप ये बनाना, क्योंकि वहां तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए कि अच्छा ये इस तरीके से निकला होगा। क्योंकि कई बार हो सकता है क्वेश्चन में आपको अलाउंसेस भी दिया गया हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलाउंसेस का देखिए इंपैक्ट कहीं भी
अकाउंट रिसीवेबल में नहीं होता। अलाउंसेस वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, लेक्चर 4 या 3 में कवर हुआ था। सो इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से अब इसी तरीके से एक्सपेंसेस के बारे में भी बात करें। एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक्सपेंसेस पेड आएगा। तो आपको अगर ऐसा दे दिया जाए ओपनिंग प्रीपेड, मैं अब आपसे देखना चाहता हूं कि आप लोग इस एक्सपेंसेस को समझते हैं कि नहीं। ओपनिंग प्रीपेड 70,000, क्लोजिंग प्रीपेड लेट से 80,000, उसके बाद आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 90,000, चलो यहां लिख लेते हैं, नहीं जाना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें 90,000 गिवन है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 75,000 ये गिवन है लेट से। और आपसे वो बोलें कि इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंसेस हैं जो हमने डेबिट किए हैं वो लेट से 1,75,000 है। आपको कैश पेड बताना है कि एक्चुअल में हमने एक्सपेंसेस कैश में कितना पे किया, जो कि आपको कहां लिखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो आपने एक्सपेंडिचर पेड किया है कैश पे वो कितना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से बनाते समय ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। सर ये बात हम क्या पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। अक्रूड आउटस्टैंडिंग मैं तो बस देखना चाह रहा हूं आप लोग घर पे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। बताइए एक्सपेंसेस पेड कितना आएगा। सभी बच्चों को ट्राई करना है, सभी को। इसका 2 लाख, एनी ने 3,40,000, यूसुफ 185, गुलशन 179, दो आंसर नहीं होते यूसुफ भाई, और 200। एग्जाम में एक ही चॉइस मिलेगी, 2 चॉइस नहीं मिलेगी। हाँ अगले एग्जाम में अटेम्प्ट में मिल जाए, 30 अटेम्प्ट में 185 लगा लो, अगर आंसर एक ही होना चाहिए। 2 आंसर कोई ना दे कि सर ये लगा लो नहीं तो ये लगा लो, ऐसा एग्जाम में कोई मौका नहीं मिलने वाला आपको। 2 लाख, बाकी सब इतने सारे बच्चे बैठे हैं, वन 1,50,000, 150, 185। आंसर देने में कोई किसी को शर्माने की जरूरत नहीं, किसी को कोई एक दूसरे को नहीं जानता है। सिंपल सा
कॉन्सेप्ट पूछा है कि एक्सपेंसेस का एक्चुअल पेमेंट कितना हुआ होगा। चलिए इसको भी हम अकाउंट बना के ही समझते हैं, अकाउंट्स बना के समझते हैं। तो देखिए अकाउंट्स का फॉर्मेट उठा लेते हैं सीधे ऊपर से। ये हमने ऐसे किया कॉपी, और यहां इसको रख लेंगे हम नीचे। बस इसको स्टॉक की जगह हमने कर दिया एक्सपेंसेस। तो बस अब हमें सर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस कहां क्या आता है। सो प्रीपेड अपने आप में एक एसेट है, एसेट अकाउंट है, तो एसेट्स का बैलेंस यहां रख दिया। टू बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है ना, तो सर 70,000 आपने यहां रख दिया। और सभी जानते होंगे कि क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड आता है बाई बैलेंस 80,000। तो प्रीपेड था तो सर आउटस्टैंडिंग का भी लिख लेते हैं सीधे। क्रेडिट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी के बैलेंस किस तरफ आते हैं, बाई बैलेंस। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 90 और इस तरफ आ गया टू बैलेंस 75,000 70। अब ये तो हो गया सर, हमने ओपनिंग देखो, हमने लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट साइड लिख लिए, एसेट्स के बैलेंस डेबिट साइड लिख लिए, ये अपोजिट साइड लिखते हैं ना, सभी को पता। और सर जब हम एक्चुअल में इनकम स्टेटमेंट में 175 डेबिट हुआ है, तो अल्टीमेटली एक्सपेंसेस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हुआ होगा, इनकम स्टेटमेंट में तो यहां से कहीं ना कहीं क्रेडिट हुआ होगा बाई इनकम स्टेटमेंट। इतना लॉजिक पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हुई तो उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट क्रेडिट पड़ा होगा 175। तो अल्टीमेटली सर इन सबको जोड़ दें, इन सबको जोड़ देते हैं, ये सबको जोड़ दिए 345 और इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो सर 75 और 70 कितना होता है 145, तो 145 माइनस कर दिया तो 2 कैश कितना आ गया। सो 345 माइनस 70 और 70 कितना हो गया 145। तो देखो हमने क्या कर दिया। तब आपसे वो ये थोड़ी पूछेंगे, लेजर थोड़ी पूछेंगे, वो आपसे देखें पूछेंगे कि आपको इन पेमेंट कितना करना है। तो सीधे कैश फ्लो बनाते समय पेमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो सर अगर इसको फॉर्मेट लेजर वेजर हमें समझ में नहीं आता, तो लेजर समझ में नहीं आता तो चलिए ऐसे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड। तो यहां हम क्या करेंगे फिर, तो ये इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हुआ है ना, तो सर इनकम स्टेटमेंट में डेबिट फिगर लिख लेते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट है 775। लॉजिक दूसरे लॉजिक से ये स्टेटमेंट वाला। अब ये ओपनिंग प्रीपेड था, ये ओपनिंग प्रीपेड मतलब पिछले साल, इस साल का लास्ट ईयर ही इसका क्या हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, लेकिन इस साल के खर्चे में डला हुआ, तो लेस कर दो। ओपनिंग प्रीपेड सर, ओपनिंग प्रीपेड मतलब लास्ट ईयर पेमेंट कर दिया था इस साल के लिए, तो इस साल के एक्सपेंडिचर में डला होगा इनकम स्टेटमेंट में, तो उसको हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया सर। अब ये जो क्लोजिंग प्रीपेड है ये इस साल के लिए खर्चे में नहीं डला होगा, इसमें नहीं डला होगा, इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंडिचर आता है ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया, लेकिन हम तो एक्सपेंडिचर का पेमेंट निकाल रहे हैं कि हमने एक्चुअल में पेमेंट कितना किया, जो इसमें शामिल नहीं है उसको इंक्लूड कर दो। क्लोजिंग प्रीपेड सर 80,000 ऐड कर दिया। सर आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब लास्ट ईयर ही खर्चा बुक हो चुका होगा, इस साल इसका हमने क्या किया है पेमेंट किया है।
तो बट ये इसमें तो बुक है नहीं, क्योंकि ये खर्चा लास्ट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल एक्सपेंडिचर बुक कर लिया था, पेमेंट इस साल करने वाले हैं। तो यहां इसको क्या कर दें, लेस कर दें। तो ओपनिंग, क्योंकि पेमेंट निकाल रहे हैं हम, पेमेंट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को जिसको कि हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, अक्रूड। तो सर ये हमने पिछले साल इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दिया होगा, इस साल तो डाला नहीं है, तो सीधे क्या कर दें, माइनस कर दें 90,000। ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी मैं इसको प्लस करना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद ये क्लोजिंग है, तो अब आप सोचिए ये इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन अभी पेमेंट किया नहीं है, पेमेंट तो किया नहीं है, बट इसमें इंक्लूड है कि नहीं है वो। तो हम यहां पे क्या करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो इन्होंने तो सीधे आपको ऐसे फॉर्मेट दिया हुआ है। एंडिंग प्रीपेड, करंट पीरियड एक्सपेंडिचर, बिगिनिंग प्रीपेड, उसमें से आप एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर क्या निकाल सकते। तो हमने तो यहां पे क्या करा है, अकाउंट्स बना लिए। तो आप भी चाहें तो अकाउंट बनाकर क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। आप चाहे अकाउंट के बेसिस पे चले जाओ। तो किन स्टूडेंट का 2 लाख का एक्सपेंडिचर आया था, 180, 185, 150। तो जिनके आंसर गलत आ रहे हैं वो आप सोच लीजिए कि अभी आपके बेसिक फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है पूरी क्लास करने के बावजूद। जिन लोगों ने क्लास कर ली है उन्होंने, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट का कैलकुलेशन करना। और इसी तरीके से हम, तो मैं इस स्टेटमेंट को तो कंसीडर ज्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें भूल भाल जाते हैं, कहां प्लस करना है कहां माइनस करना है। लेकिन एक्सपेंसेस का लॉजिक सबको क्लियर होना चाहिए कि सर प्रीपेड है तो एसेट है, ये डेबिट साइड हो गया, यह आसान तरीका है याद रखने का। सर लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट साइड हो गया। और सर ये ओपनिंग बैलेंस है तो इसका अपोजिट बैलेंस इस साइड लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। ये आपने 11वीं क्लास में लेजरिंग बैलेंसिंग सीखी होगी। और कैश पेमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, यही तो निकालना है। तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में से यहां से ट्रांसफर हो गया होगा 175, तो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हुआ है, दैट्स वाई इसको हमने यहां पर क्या किया है, क्रेडिट किया। तो बस इन सबको जोड़कर हमने क्या कर लिया, बैलेंसिंग। या तो आप इस प्रकार का फॉर्मेट रखते फिरो कि ओपनिंग प्लस होता है, क्लोजिंग माइनस होता है, वो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कौन सा प्लस होता है। इससे बेटर आप एक्सपेंसेस अकाउंट से बनाकर निकाल लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। क्योंकि डेबिट क्रेडिट एक अकाउंट्स के स्टूडेंट को हमेशा पता होता है कि यार डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंडिचर पेड किया तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस डायरेक्ट मेथड की आपको जरूरत पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट था, हमने आज कोई कैश फ्लो नहीं समझा है। कैश फ्लो में जिन कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन कैश फ्लो पढ़ाते समय उतने डिटेल में उन कॉन्सेप्ट को कवर नहीं किया जा सकता। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब हम मेन करिकुलम पढ़ रहे होंगे तो हम स्ट्रिक्टली बुक्स की गाइडलाइंस, जैसा बुक्स में लिखा उसको रीड करते हुए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपको सबको फंडामेंटली स्ट्रांग है। उस टाइम ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये अकाउंट्स बनाएं। ये देखिए, हमने अभी छोटे से 2-3 कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए कितना सारा इसमें लिख लिया। अभी तो एक दो चीजें और बताना है मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको आज एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ साथ इसका अकाउंट्स भी बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स, हम यहां पे फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट्स को बनाना सीख रहे हैं आज।
और एज यूजुअल मैं आप लोगों का पहले बेसिक सीखूंगा कि आप लोगों को कितना पता है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पहले ड्राफ्ट करूंगा। मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस मेरे पास दिया हुआ है, लेट से 1,50,000। ये ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस भी मैं आपको दे रहा हूं, 2,50,000। या और थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं, 4 लाख ले लेते हैं। 150 का ओपनिंग बैलेंस है, 4 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास। ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये एसेट्स का बैलेंस है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं यहां से। यह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इन एसेट के ऊपर आज तक इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है, ये मतलब होता है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस लेट से 50,000 आपको गिवन है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग के सामने लिखा हुआ 80,000 आपको 30,000 ले लेते हैं, और ये 80,000 आपको गिवन है क्लोजिंग। और एक क्वेश्चन में लाइन लिखी है, पार्ट ऑफ अ प्लांट विच हैज ओरिजिनल प्राइस, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी 50,000 और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम क्लेम कर चुके थे 10,000, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 35,000 में हमने उसको सेल कर दिया। आपको इतना बताना है, कैश फ्लो बताना है फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। चलिए, अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट बुक में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैश फ्लो फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा। ओपनिंग मेरे पास सर 150 था, 4 लाख की एसेट्स थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30, 80 और एक एसेट थी 50,000 रुपए की, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 लग चुका था, उसको हमने ड्यूरिंग द ईयर 35,000 में बेच दिया। एसेट्स को बेचने खरीदने से टोटल कैश का इनफ्लो आउटफ्लो आपसे पूछा जा रहा है। 5 मिनट का समय दिया आपको। अगर कोई क्वेश्चन में से एडजस्टमेंट डाल दें वो, तो आप क्या करोगे। और ये ऐसे एडजस्टमेंट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिख जाएंगे या सिमुलेशंस में। पूरे 5 मिनट दिए मैंने आपको, मैं पॉज कर रहा हूं। इस प्रोफेशन की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि आपने बहुत बड़े प्रोफेशन को चूज कर लिया है। वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशन में मानता हूं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमर्स फील्ड के। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो इंटरनेशनल। तो चलिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट्स बना के कैलकुलेशन तो मैं आपको प्लस माइनस करके सिखा सकता हूं, लेकिन लॉजिक नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा लंबी प्रोसेस को ज्यादा फॉलो कर रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में लंबी प्रोसेस नहीं फॉलो करना है।
लेकिन आपको लॉजिक समझ में आएगा तभी तो शॉर्टकट प्रोसेस पे जा पाएंगे। थोड़ा सा 10 मिनट आज एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी। अपने अपने आंसर लिखती चाहिए, एंड में हम मिला लेंगे। ये हमने अकाउंट बनाना है, और आप भी हो सके तो घर पे अकाउंट्स बनाने की हैबिट डालें। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्रोफेशन 4-5-6 महीने का नहीं है। वो मार्केटिंग चलती रहती है, वो चलो ठीक है, बच्चों को बोल देते हैं कि 6 महीने में सीपीए बन जाइए, वो एक मैटर अलग हो जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कई बोल देते हैं, हमने कभी नहीं बोला 6 महीने में सीपीए हो जाता है। हम तो इसीलिए आप लोगों को देखो बेसिक फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपसे क्वेश्चन कहां से बनेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेपरेट अकाउंट चलता है बुक्स में। अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग चलेगा, अब 2 अकाउंट चल रहे हैं बुक्स में सर, 2 अकाउंट चल रहे हैं। तो सर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं यहां पे। तो ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड का अकाउंट अलग होता है, फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट अलग होता है। 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस था, ये क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। कितना है सर? 4 लाख। ये लिख दिया सर आपने। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट एक चल रहा है 30 और 80। तो क्रेडिट बैलेंस होता है सर बाई बैलेंस। तो सर ओपनिंग बैलेंस 40,000 लिख दिया। सबको पता ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट। अब सर वो क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि जनरल एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू बैलेंस। सर 80,000 ये हमने लिखा, हमने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और लिखा। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन गिवन है सर। तो देखिए सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो सीधी बात है कि यहां पर बाई हमने बेच दिया, एसेट को बेच दिया, तो सीधी बात है इसी अकाउंट में उसकी एंट्री होने वाली है कि एसेट बिक गया। तो सीधी बात है यहां से बाहर कर दो बाई कैश। कैश आ गया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000। तो सब इसको जोड़ दो सर, 4 लाख प्लस 35, 4,35,000 होगा ये। इसमें से 1.5 माइनस कर दो, इसका मतलब बाकी खरीद लिए। तो सर 4,35,000 माइनस 1,50,000, 285 आंसर था। अब देखो आप लोग इतने सिंपल से क्वेश्चन में गलती कर रहे हो। मैंने प्लस माइनस तो गलत नहीं किया ना, बस देख लूं मैं। 1.5 लाख मैंने ओपनिंग लिखा है, 4 लाख नीचे लिखा है, और मैंने क्या बोला कि सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 35,000। सो 35 पे बेचा तो सीधे बाहर करो 35,000 कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। और 35 और 4 लाख, 4,35,000 तो 1.5 लाख है। तो इसका मतलब खरीदी 285 की, बेची 35 की, तो नेट कितना आ गया सर? 250। कोई स्टूडेंट था 250 वाला? अब देखिए आप सभी लोग 250 किसी का आंसर नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक हिले हुए हैं। कोई स्टूडेंट ने 250 आंसर नहीं दे पाए कि प्लांट एंड मशीनरी सर ड्यूरिंग द ईयर नेट आउटफ्लो 250 है। अब वो तो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ये दिया गया कि ओरिजिनल कॉस्ट थी 50,000 एक्यूमुलेटेड। अब आपसे पूछ लिया जाए कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा। चलिए बताइए डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना लगाया गया होगा? ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन, ये सामने क्वेश्चन है।
अभी लॉस का भी समझाते हैं। अभी तो हमने कैश को सिंपल लिखा हुआ है, अभी लॉस और प्रॉफिट। मैंने तो आउटफ्लो पूछा, लॉस कोई कैश में तो होता ही नहीं है ना, लॉस तो नॉन कैश आइटम है। मैंने तो आपसे पूछा कैश फ्लो कितना है प्लांट एंड मशीनरी में, वो तो सर 35,000 का बेच दिया तो कैश आया 35,000, यहां लिख दिया। डेप्रिसिएशन तो इस अकाउंट में डील ही नहीं होती है। तो अब हम, हाँ सॉरी, सही कह रहे हैं वो, मैंने यहां 35 लिख दिया है, छोटी सी मिस्टेक मेरे से लिखने में हो गई है। आपको यहां से 35 नहीं बाहर करना है, ये 35 में तो आपने इसको बेचा, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो 50,000 थी, ठीक है, तो ये 50,000 यहां से बाहर होगा। तो ध्यान रखिए इसको हमने डिस्पोजल अकाउंट में डाल देना, सीधे अकाउंट में क्या कर देंगे, डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे, है ना। वो 35 नहीं, मैंने 35 लिख दिया, मैंने देखा नहीं कि ओरिजिनल कॉस्ट तो 50,000 है, ठीक है सर। तो हमेशा ध्यान रखिए प्लांट एंड मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वही बाहर होगी, तो 50 + 4 450, तो 450 बाहर हुआ यहां से, ये टोटल सही है ना, 50 और 4,50,000 और 1.5 लाख यहां से माइनस किया तो भी कितना आता, 3 लाख आता। तो भी अल्टीमेटली कैश में क्या फर्क पड़ता है, देखो डिस्पोजल अकाउंट से हम वो चीज बाहर करेंगे जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू थी। तो स्प्लेंडेड मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू 50,000 थी, तो 50,000 को हमने यहां से बाहर कर दिया बाई डिस्पोजल अकाउंट। देखिए यहां से हमने क्रेडिट किया बाई डिस्पोजल अकाउंट, तो ये बच्चा 50 + 450 और 1.5 माइनस किया तो 3 लाख, है ना, प्लस माइनस देख लेना कहीं गलती ना हो। तो 3 लाख की हमने ये खरीदी और आउट, तो ये 3 लाख का क्या था, इनफ्लो था, और एक्चुअली में उसको बेचा। हाँ, तो जिनका 35,000 यहां से माइनस करें तो अल्टीमेटली 265 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, 265 वाले सही। अब हम डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर आपसे पूछा है, तो ध्यान रखिए जब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो जितनी ओरिजिनल वैल्यू है उसको बाहर करते हैं। तो देखो मैंने यहां पे बाई डिस्पोजल कर दिया 50,000, तो ये हो गया 3 लाख, और 3 लाख की मैंने खरीदी है और 35 की मैंने बेची है, तो नेट आउटफ्लो मेरा कितना हो गया, 265 का नेट आउटफ्लो था। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर पूछ रहे हैं सर। 40 ओपनिंग था, क्लोजिंग 80 है, तो ध्यान रखिए जिस एसेट्स को हमने बेच दिया उसका डेप्रीशिएशन भी सीधे बाहर कर देंगे। तो इसको भी मैं एक अकाउंट में ले जाता हूं, टू डिस्पोजल अकाउंट। तो जो मशीनरी हम बेच चुके हैं उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था सर, 10,000, तो यहां पे 10,000 लिख दे रहे, तो कितना हो गया सर, ये 90 हो गया, 80 + 10 90 होगा ना, प्लस माइनस में गलती ना हो जाए बस। तो अल्टीमेटली ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया आपका 50,000। अब हमने एक डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। देखो डिस्पोजल अकाउंट बनाना आपने अभी तक नहीं सुना होगा, डिस्पोजल अकाउंट। हम यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल जा रहे हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट, तो सबसे पहले डिस्पोजल अकाउंट से 50,000 ये क्रेडिट हुआ, तो यहां पर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो गया होगा। लेजर समझो, लेजर अगर सही कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनना है तो यहां पर क्रेडिट हुआ है, तो डिस्पोजल अकाउंट में ये कितने का हो गया सर, 50,000। और देखो यहां से इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आया सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 10,000। तो अल्टीमेटली ये 50,000 की एसेट्स थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 लगा, उसके ऊपर 40,000 की चीज को हमने कितने में बेच दिया है, बाई बैंक, बैंक में डेबिट किया होगा ना कैश में 35,000, तो बाकी P&L में क्या चले जाएगा, लॉस चले जाएगा, बाई लॉस कितना 5,000। तो देखो ये टैली हो गया, तो हमने एक डिस्पोजल अकाउंट बना के टैली कर लिया। इतना सब करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन घूमने चाहिए कि अच्छा ऐसा हुआ होगा।
तो ये जो लॉस है ये तो एक नॉन कैश आइटम है। तो अल्टीमेटली मेरा इनफ्लो नेट नॉट आउटफ्लो कितना हुआ होगा 265, और दिस इज माय डेप्रिसिएशन। तो जब आप इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ेंगे तो इस एसेट अकाउंट में से आपसे पूछा जाएगा कि नेट आउटफ्लो फ्रॉम मशीनरी कितनी है, और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आपको नेट प्रॉफिट में इसको एड ऑन करना पड़ता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। तो हमने एक डिस्पोजल अकाउंट बनाया, तो डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए आप ध्यान रखिए जब कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो तो डिस्पोजल में हमेशा कौन सी वैल्यू बाहर करें, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस को ही बाहर किया जाता है। मैंने बाई मिस्टेक पहले लिख दिया था 35, ओरिजिनल प्राइस 50 है, तो 50 को मैंने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो 4,50,000 माइनस 1.5 लाख 3 लाख मैंने खरीदी होगी एसेट, ये आ गया। इसी तरीके से जब डेप्रिसिएशन है इधर है ओपनिंग है, जो एसेट बिक चुकी है उसका डेप्रिसिएशन बाहर कर दिया जाता है, ध्यान रखिए। तो हमने यहां पर बाहर करना है, तो डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड को डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो 50,000 की एसेट्स थी, 10 डेप्रिसिएशन लग चुका है, 40 की चीज को कितने में बेचा, 35, तो अल्टीमेटली लॉस आ गया। ये लॉस इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, डेबिट होता है। ये नॉन कैश आइटम है अल्टीमेटली। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया था उन्होंने 265 वाले कुछ ही स्टूडेंट थे। तो ये एक हमारा आज का एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था, जिसमें कि हमने कैश फ्लो में जो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। अगेन कह रहा हूं अभी भी सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस स्टार्ट होने से पहले जहां थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बच्चों को, क्योंकि चैप्टर को पढ़ाते समय इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ये सारी चीजों को इतना डिटेल में कवर करना। दैट्स वाई ये आपके साथ में, तो आज का लेक्चर जो 5वां या 6ठा लेक्चर था, ये भी आप सारे लेक्चर को प्रिक्योर करके रखें। जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की जरूरत पड़ेगी तो ये लेक्चर आपके काम आएंगे। सो आपको दोबारा, जिनको थोड़ा सा समझने में इश्यू आ रहा है वो दोबारा वीडियोस देखें या 11-12 की किताबें पढ़ें, ताकि थोड़े से बेसिक्स फंडामेंटल टीएस गरेवाल बुक्स आती है उसको थोड़ा सा अगर आप रिव्यू करेंगे तो आपके अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, देखिए मेन करिकुलम पे पहुंचने से पहले आपके फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं बार बार अपने वीडियोस में भी कहता हूं, जो भी मेरे यूट्यूब पे वीडियोस उसमें भी मैं कहता हूं कि वी आर टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द बेसिक फंडामेंटल। इसीलिए हम आपके बिल्कुल सोचिए जनरल एंट्री के भी लेक्चर मितेश सर लेते हैं, एडवांस लेक्चर मैं अभी ले रहा हूं, मेन करिकुलम मैं आपके लूंगा, उसके बाद मैं आपको सिमुलेशंस के कम से कम 50 वीडियोस भेजूंगा, उसके बाद आपके टेस्ट भी हो रहे हैं। तो अब आपको इतनी मेहनत करना है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड इतने डिटेल में सीपीए सिलेबस को कोई नहीं पढ़ाता। मेरे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बच्चे छोड़ छोड़ के आते हैं, इस बैच में बैठे होंगे 4-5 तो। सो आपको क्वालिटी मिल रही है, लेकिन अल्टीमेटली आपको भी हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है। और जनरल एंट्री सिखाना वो भी हमने सिखा दी है, डेबिट क्रेडिट बेसिक फंडामेंटल की रूल्स भी हम लोग इसीलिए सिखा देते हैं ताकि बच्चों को कोई इश्यू आए, सो वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पढ़ाई तो आपको ही करना है। मैंने बुक्स का नाम लिया, टीएस गरेवाल बुक आती है, उससे थोड़े से फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। बाकी मैं और बुक उसमें ग्रुप पे लिख दूंगा। तो जिन बच्चों अभी, क्योंकि 1 जुलाई से हम लोग 1 जुलाई से हमारा मेन करिकुलम स्टार्ट कर देंगे, तो उसके पहले आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए, नहीं तो फार सेक्शन कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। इट्स अ वेरी डेंजरस सब्जेक्ट। 20 यूनिट्स हैं और सब यूनिट मिला के 100 उसके पार्ट्स हैं, 100 सब यूनिट्स आपको पढ़ना, 100 यूनिट पढ़ना है। सो उसके पहले आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ये तो लाइव लेक्चर चल रहा है हमारा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते भी रहेंगे ग्रुप पे आने वाले समय में। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल हमारा एक सेशन है जिसमें कि हम लोग एक IAS 12 और 706, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डेफर्ड टैक्स करके एक चैप्टर है USCPA में और एज वेल एज इन दी USCA में, जिसमें हम इनकम टैक्स के IAS 12 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 706 के डेप्थ के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और आपको एक पूरी नोट्स के फॉर्म में PPT भी दी जाएगी, जो कि आपको
क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई वे में समझाने की कोशिश, 1-1.5-2 घंटे जितना भी टाइम लगेगा उसमें, वी विल रैप अप द सेशन, उसमें हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले। तो कल का लेक्चर जरूर अटेंड कीजिए, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो लाइव लेक्चर ही बैठना है उसमें। सेम लिंक कल 6:30 बजे, ठीक है जी।